एक सिंपल सवाल पूछो, मान लीजिए आपके हाथ में आज 50 लाख आ गए, और ये 50 लाख कुछ भी हो सकते हैं, जॉब बोनस भी हो सकती है, कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो बिकी हो, कुछ सेविंग जोड़ ली हो वो भी हो सकती है, मतलब कैसे भी 50 लाख आपके पास आए। अब आपके घर में दो लोग हैं, पहला आपके पापा या कोई बड़े बोल रहे हैं बेटा जमीन में डाल दो, घर खरीद लो, प्रॉपर्टी कभी नहीं डूबती है। दूसरा कोई आपका दोस्त जानकार जिस पे भरोसा हो बोल रहा है यार स्टॉक में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, 10 साल में डबल हो जाएगा। दोनों कॉन्फिडेंट है, दोनों गलत नहीं लगते हैं, तो आप क्या करेंगे प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आज मैं सवाल का जवाब दूंगा नंबर्स से, लॉजिक से, कोई इमोशनल बात नहीं करूंगा, कोई बायस नहीं, सिर्फ मैथ, और अंत तक आपको क्लियरली पता चलेगा कि 50 लाख के साथ आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। प्लीज आपने जवाब दे दिया, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बिल्कुल हिट कर लेना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले कुछ रूल सेट करते हैं ताकि कंपैरिजन बिल्कुल फेयर रहे। तो यहां पर एक चीज फिक्स कर रहे हैं, 50 लाख, ये पैसा आपके हाथ में है आज, और ये वही पैसा है जहां दो अलग जगह हमें लगाना है, और 20 साल बाद देखना है कहां कितना बनेगा। क्यों 20 साल बाद? क्योंकि रियल एस्टेट भी कोई 2-3 साल में कुछ ना दिखाने वाली है, और स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में कुछ ना दिखाने वाली है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो 20 साल एक फेयर और रियलिस्टिक टाइम फ्रेम आएगा, प्रॉपर्टी हो या स्टॉक, और जब कंपाउंडिंग अपना पूरा काम कर चुका होता है। और दोनों साइड के लिए हम इंडियन नंबर यूज करेंगे, कोई विदेशी नहीं, कोई ऑप्टिमिस्टिक फैंटेसी नहीं। इसलिए 50 लाख हमने उसको रखा है कि कोई भी देखने वाले दर्शक कनेक्ट कर सके। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, कोई फंड नहीं प्रमोट कर रहा, जो नंबर सच में हिस्टोरिकली हुए हैं इंडिया में वही बताऊंगा, अच्छे भी बुरे भी। चलते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। घर खरीद लिए, आपके पास 50 लाख है, प्रॉपर्टी मार्केट में जाते हैं, कोई डिसेंट घर मिलता है, लखनऊ वाले, लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, आप कौन कौन लखनऊ से कमेंट में बताइएगा, चाहे लखनऊ, पुणे, जयपुर, 2 टियर सिटी, ठीक है। तो 1 करोड़ मोटा मोटा, तो 50 लाख अपने पास से देते हो, यानी डाउन पेमेंट, बाकी 50 लाख होम लोन बैंक से, तो 1 करोड़ का एसेट बना, आपने 50 लाख लगा दिया, लोन लिया 50 लाख का। तो ये स्टैंडर्ड इंडियन घर खरीदने का तरीका है। यहां तक क्लियर? अब अगला सवाल, घर की वैल्यू 20 साल में कितनी होगी, बराबर? तो देखिए, इंडिया में जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ने हिस्टोरिकल एवरेज 8 से 10% का ग्रोथ दिया है ईयर वाइज। कुछ जगह ज्यादा है जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कुछ जगह थोड़ा कम है, छोटे टाउन। हम फेयर चलते हैं, 9 से 10% सीएजीआर आप ले सकते हो। अब ये सीएजीआर क्या होता है? सीएजीआर का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, यानी हर साल एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है आपका पैसा, और जो ग्रोथ आया वो भी अगले साल ग्रो करेगा, ग्रोथ पे ग्रोथ। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 9% सीएजीआर पर 20 साल के बाद लगभग बनेगी 5.6 सीआर। तो आपके स्क्रीन पर भी मैंने दिखा दिया कि कहां से कहां पहुंचे 20 साल में। मजा आ गया, सुनने में मस्त लग रहा है, ओ माय गॉड। लेकिन रुकिए, अभी सिर्फ आपने एक साइड देखी है कि घर की वैल्यू बढ़ी, खर्चा कितना हुआ वो तो आपने देखा ही नहीं, यही तो असली कहानी है। अब खर्चा दिखाता हूं, जिसको बोला जाता है हिडन कॉस्ट, जो कभी इंसान पेपर पे कैलकुलेट ही नहीं करता है, और जब वो कैलकुलेट करेगा तो मैं चैलेंज कहता हूं कि होश उड़ जाएंगे। तो कहां से शुरुआत करनी होगी? लोन से, क्योंकि हमने 50 लाख का होम लोन लिया था, 8.5% इंटरेस्ट 20 साल के लिए। आपकी ईएमआई कितनी बनी? 43,391 पर मंथ, रफली 43,500, रफली ग्राउंड फिगर पकड़ लो, ठीक। तो आप 20 साल तक हर महीने 43,500 बैंक को दे रहे हो, तो 20 साल में कितने महीने बने? 240 महीने बने। 240 महीनों को 43,500 से गुना कर दो, कितना दिया? 1 करोड़ 4 लाख, बन गया बैंक करोड़पति। हाँ हाँ, 1 करोड़ 4 लाख सिर्फ लोन में, और ये पूरा पैसा गया ना, तो मतलब 50 लाख वो प्रिंसिपल था, बैंक ने वापस लिया 54 लाख, तो टोटल 1 करोड़ 4 लाख सिर्फ, तो 54 लाख सिर्फ इंटरेस्ट में गए। मतलब बैंक की कमाई, तुम्हारी कॉस्ट। क्या कोई एसेट बनी, कोई वैल्यू बनी? सिर्फ बैंक का फायदा मिला। ये कभी सोचा नहीं होगा आप में से जिन जिन लोगों ने कार लोन, होम लोन लंबा चलाया है ना, थोड़ा कैलकुलेट करके देखना, होश उड़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। ये फास्ट देखने वाली वीडियो नहीं, आपको झकझोर देने वाली वीडियो है, आप हिल जाओ कुर्सी से। अब कहानी लोन तक ही नहीं रहती, लोन के अलावा भी कॉस्ट है। पहला मेंटेनेंस, घर पुराना होता है, पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, टाइल्स, हर 3 साल में कुछ ना कुछ लगते हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान लो 40,000 पर मंथ, 20 साल में 8 लाख। दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स, हर साल म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, छोटा लगता है पर 20 साल में 2 से 3 लाख। तीसरा
बेचने की कॉस्ट, जब बेचो रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, रफली 5 से 7% कट जाता है, फाइनल वैल्यू 5.6% पे 6%, 33 लाख और गए। चौथा टाइम और टेंशन, ये नंबर्स मैं नहीं लेता, लेकिन घर खरीदना, लोन मैनेज करना, मेंटेनेंस देखना, टेनेंट ढूंढना, अगर रेंट पे लगा दिया प्रॉपर रेंट आ रहा है कि नहीं, चोर चुहार टेनेंट है, कोई लफड़ा तो नहीं कर दिया है, ये सब में टाइम और एनर्जी लगता है, और ये भी एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम सब मिला लें तो रियल नंबर 5.6 करोड़ नहीं, 4.13 करोड़ नेट में है, बराबर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आते हैं ऑप्शन बी, वही 50 लाख स्टॉक मार्केट में जाता है। सोचो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा दिया। अब कहोगे निफ्टी 50 क्या है, तो निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक बात कर, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इन सबका एक पॉच। जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है ये बढ़ते हैं, जब मार्केट गिरता है तो ये गिरते हैं। लेकिन आप सबसे सेफ जा रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स में, आप सीधा किसी एक कंपनी में नहीं लगाते हो, पूरे इंडिया में लगाते हो, और इसको मैनेज करने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बस एक इंडेक्स खरीदना है एसआईपी के थ्रू या लमसम, और भूल जाओ। अब निफ्टी 50 का लास्ट 20 ईयर का एक्चुअल सीएजीआर 13 से 14% का है, हम कंजर्वेटिव पकड़ते हैं 12%, मतलब हम हर चीज कम ले रहे हैं। अब इसकी भी मैथ सीट लगा लो, तो क्या मैथ सीट है, 50 लाख 12% का सीएजीआर 20 साल, तो फर्स्ट साल, और कंपाउंडिंग होती है ना धीरे धीरे, तो फर्स्ट ईयर 50 लाख पे 12% मतलब 6 लाख बढ़ेंगे 56 लाख, अगले साल 56 लाख पे 12% 6.72 लाख, तो 62.72 लाख। अब आपको यहां पर ये पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए हर साल जो अमाउंट बढ़ती है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि बेस बड़ा हो रहा है। यही है कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ग्रोथ पे ग्रोथ। 10 साल तक 50 से 1.55, 15 साल तक 2.74, 20 साल 4.82 सीआर की बात कर रहा हूं, यानी 50 लाख से 4.82 सीआर। अब यहाँ कोई ईएमआई नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, बस हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में लमसम अमाउंट डाला 20 साल के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आप वो 43,500 पर मंथ जो रियल एस्टेट में लोन ईएमआई के रूप में डाल रहे थे, उससे भी एसआईपी कर लो निफ्टी 50 में, तो 43,000 पर मंथ, एसआईपी 12% का 20 साल, 4.22, तो स्टॉक से कितना आया 4.82 प्लस 4.22, टोटल कितना पता 9, स्क्रीन पे दिख रहा है। मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में हाई, और इंडेक्स फंड में 0। टेंशन की बात कर ले रियल एस्टेट में हाई, मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में टेंशन नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि अप एंड डाउन की कहानी है, लेकिन हम तो 20 साल जा रहे हैं ना दोस्तों, इसीलिए मैंने उसको लो कहा है। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स फंड यानी स्टॉक के रिस्क को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया तो अच्छा है, क्योंकि इसके साथ भी रियल रिस्क है। पहला है वोलेटिलिटी का, 2008 में निफ्टी 50% गिरा था, 2020 कोविड में भी 40% एक महीने में गिरा था, तो आप लोग क्या करते हो, घबरा के बेच देते हो, अरे बाबा गिर गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी उतना ही बड़ा सच। तो यहाँ पर दूसरा आता है डिसिप्लिन, 20 साल तक बिना रुके एसआईपी करना। ये सुनने में इजी लगता है, करना मुश्किल है। रिसेशन आएगी, लोग बोलेंगे मार्केट डूब जाएगा, आपको रुकना नहीं है। ईरान वॉर हो गई, बर्बाद हो जाएंगे, आपको रुकना नहीं है। तीसरा, कोई गारंटी नहीं है, 12% सीएजीआर हिस्टोरिकल है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न का कभी वायदा नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि रियल एस्टेट में भी कोई गारंटी नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी गिरती है, फ्लैट अनसोल्ड पड़े रहते हैं, बिल्डर भाग गए हैं, तो रिस्क तो भैया है ही है। जहां पैसा कमाने की स्कीम है वहां रिस्क है। तो डिफरेंस ये हो गया कि स्टॉक का रिस्क टाइम के साथ है, 20 साल का निफ्टी हिस्टोरिकल कभी नेगेटिव नहीं रहा है, राइट। लेकिन एक इमोशनल पहलू भी है, घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, घर जिंदगी होता है। उसमें आप रहते हो, बच्चे पढ़ते हैं, फेस्टिवल मनाते हो, मेमोरीज बनती हैं। अगर आप रहने के लिए घर खरीद रहे हो तो उसके लिए फाइनेंशियल रिटर्न की कैलकुलेशन मत करो, वो डिसीजन अलग है, वो लाइफ का डिसीजन है। और जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टमेंट है, वहां पर मैथ करो। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, वरना वीडियो में आएगा सर घर तो इमोशन है। बिल्कुल है, मेरे लिए भी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां नंबर्स देखना होगा, और नंबर्स क्लियर कह रहे हैं कि स्टॉक यानी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट बेहतर है एक घर रहने के लिए, और हाँ दूसरा घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सोचना होगा। तो आपके सामने क्लियर विनर निकलता है इंडेक्स फंड का। तो अब आप बताइए आपका क्या विचार है, आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे सब सीख पाए। थैंक यू।